हाय दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर। और अनअकैडमी के थ्रू आज हम बात करेंगे लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स पर। मतलब किस प्रकार आप अनअकैडमी और लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स को फॉलो करके किस तरह से आप बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली जो परीक्षाएं हैं उनको क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे अनअकैडमी के साथ कई सारे लोग, लाखों लाख लोग जुड़ते हैं हर रोज और अपनी परीक्षा की तैयारी की तरफ आगे कदम बढ़ाते हैं। तो बात करें अगर लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम में, तो ये मैं हूं। मैंने हिंदी से नेट क्वालिफाई किया है। 3 साल से ऊपर का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है और इसके अलावा मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू फेस किया है ईयर 2017 में। ये है क्या क्या हम आपको अनअकैडमी के इस लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स के थ्रू देते हैं। तो हम आपको डेली लाइव क्लासेस देते हैं जहां पे आप अपने एजुकेटर से पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, डाउट्स अपने रेज कर सकते हैं, इंगेज हो सकते हैं डिस्कशंस में, लाइव टेस्ट और क्विजेस दे सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं हम, जहां पे आपके एग्जाम का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम कोशिश करते हैं आपको एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चीजें पढ़ाई जाएं और समझाई जाएं। अनलिमिटेड एक्सेस है जहां पे आप मल्टीपल टाइम्स विजिट कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं, वीडियोस को रिवीजन कर सकते हैं, क्विक रिवीजन कर सकते हैं। हम आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो। ये कुछ लाइव क्लासेस, कुछ एजुकेटर्स और हमारे अपकमिंग कोर्सेज, उनके बारे में। अब बात करते हैं कि कितना आपको फीस पे करनी पड़ती है। तो अगर 1 साल के कोर्स के लिए आप जाएंगे तो 7,000 रुपए फीस है। लेकिन अगर आप मेरा ये कोड डाल देंगे RKMUS तो आपको फीस में 10% का ऑफ मिल जाएगा, जो कि 6,300 होगी। मतलब महीना जो आपका एक EMI आएगा एक महीने का, वो 525 रुपए। लेकिन बीपीएससी कोई जल्दी तो खत्म होने वाला एग्जाम है नहीं, लंबा चलता है। तो आप 12 और 24 महीने के कोर्स पे जा सकते हैं। 24 महीने के कोर्स में आपको फीस बहुत हल्की ही बढ़ी हुई मिलती है। देखिए 1260 रुपए केवल, और आपको जो EMI आता है एक महीने का केवल 315 रुपए। तो मतलब 315 रुपए में आप जो इंडिया के टॉप क्वालिटी एजुकेटर्स हैं उनकी क्लासेस का आनंद ले सकते हैं और अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मेरा कोड फिल करना मत भूलिएगा जब आप वहां सब्सक्रिप्शन वाले फॉर्म में आगे बढ़े। सब्सक्रिप्शन वाला आपको ऑप्शन कहां मिलता है, तो जो ये वीडियो चल रही है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे जाने पे आपको सब्सक्राइब टुडे का एक बॉक्स दिखेगा, वहां पे एक लिंक होगा। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वहां पे आप अपनी कार्ड डिटेल्स वगैरह डाल के और पेमेंट कर सकते हैं। तो ये रही बात हम लोगों की, जो बात डेली करता हूं मैं, कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है। आज हम बात करेंगे मुख्यतः, हम कृषि को लेके चल रहे थे। जो लोग मेरी क्लासेस फॉलो कर रहे हैं उनको समझ में आया होगा कि कृषि को लेके किस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे थे। और उसी क्रम में आज हमारी जो क्लास है वो डेडिकेटेड है पूरी तरह से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 पे, मतलब कृषि निर्यात नीति 2018। अब आप कहेंगे ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए और हम इतने डिटेलिंग में एग्रीकल्चर क्यों पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको याद हो तो शायद 60 से 62वीं में जो राष्ट्रीय खनिज नीति जारी की गई थी, तो उसी वर्ष उस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और ये भारत में पहली बार इस तरह से कोई कृषि निर्यात नीति लागू की गई है या जारी की जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाती है। इंडिया के लिए भी एग्रीकल्चर का एक अलग इंपॉर्टेंस है, बिहार के लिए भी एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो उन दोनों से जोड़ के ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, जो मुझे दिखाई पड़ता है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम कृषि निर्यात नीति की पृष्ठभूमि देखेंगे कि क्या वैश्विक परिदृश्य है अभी जो कृषि उत्पाद हैं उनका। फिर हम देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है। ये जो कृषि निर्यात नीति हम ड्राफ्ट किया है या हमने बनाया है, फाइनल कर दिया, अब तो ड्राफ्ट पे नहीं रहा ये, तो इसका उद्देश्य क्या है। फिर हम देखेंगे कि ये जो कृषि निर्यात नीति है इसका फ्रेमवर्क कैसा है। देखें तो यहाँ पे कुछ रणनीतिक अनुशंसाएं हैं और कुछ परिचालनगत, मतलब कुछ तो नीति के स्तर पर, रणनीति के स्तर पर ना स्ट्रेटजी होंगी, और कुछ परिचालनगत, मतलब कुछ कार्यान्वयन के स्तर पर अनुशंसाएं दी गई हैं कि उनको फॉलो करें। तो कृषि निर्यात नीति का जो उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कैसे हमें नीतिगत स्तर पर पहल करनी है राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को, और कैसे कार्यान्वयन के स्तर पर काम करना है,
उस सब के लिए आपको ये फ्रेमवर्क देखने की जरूरत है। उसके बाद हम बात करेंगे कृषि निर्यात नीति जो 2018 है, इसके जो महत्वाकांक्षी उद्देश्य हैं, उन महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को प्राप्त करने में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, या भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि निर्यात नीति की। आज हम बात करेंगे तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा कृषि निर्यात नीति के बारे में, और बहुत डिटेलिंग में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो पहले हम देखते हैं वर्तमान कृषि व्यापार परिदृश्य क्या है। मतलब वर्तमान में जो कृषि का व्यापार होता है, जो एग्रीकल्चर का ट्रेड होता है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनका ट्रेड होता है, वो कैसा है। तो आप देखें तो वैश्विक कीमतों में लगातार गिरावट दिख रही है, मुख्य रूप से कब, विगत 5 सालों से 2013 से 17 तक ये लगभग अपेक्षाकृत या तो स्थिर रहा है या घटता हुआ प्रदर्शन शो कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब वैश्विक कीमतों में गिरावट हो रही है, तब ऐसी स्थिति में आप अपने कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ा सकें और उसका मौद्रिक मूल्य अधिक प्राप्त कर सकें, वो एक आपके लिए समस्या बन सकती है। तो पहला चैलेंज तो यही दिख रहा है, मतलब पृष्ठभूमि जो हम देख रहे हैं, तो यहां पे इसमें हम क्या समझ रहे हैं कि वर्तमान कृषि का परिदृश्य कैसा है। फिर देखिए वैश्विक कीमतों में गिरावट, और जो 2014, 15 और 15-16 के दौरान मानसून कमजोर रहा था भारत में, इसके कारण भारत के कृषि निर्यात में 5% की दर से कमी आई है। तो भारत का जो कृषि निर्यात मान लीजिए 100 रुपए का होता था, वो 2014, 15 और 15-16 के दौरान मानसून जब कमजोर रहा, सूखा पड़ा, तो वो 100 रुपए की जगह 95 रुपए का रह गया। तो ये भी एक चिंता का सबब है। इसीलिए हमने क्या सोचा है कि किसी भी तरह बड़े स्तर पे चेंजेस करके अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाने की हमें जरूरत है। फिर देखिए 2007 से 2016 के मध्य चीन लगभग 8%, ब्राजील 5.4% और संयुक्त राज्य अमेरिका के 5.1% की तुलना में भारतीय कृषि निर्यात में 9% की दर से वृद्धि की देखी गई। तो ये एक इंडिया के लिए बढ़िया साइन है। दो चीजें पीछे तो जो हम देख रहे थे, ये देखिए, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा साइन नहीं है, लेकिन यहां पे जो हमने देखा कि 2007 से 16 के मध्य जो बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई इकोनॉमी है, उनकी भी एक्सपोर्ट की ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं रही। लेकिन यहां एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा कृषि निर्यात है ना, वो बहुत सीमित है। तो बहुत सीमित निर्यात पे मान लीजिए किसी की आमदनी 50 रुपए है, या मान लीजिए किसी की आमदनी 100 रुपए है, उसकी सैलरी में वृद्धि हुई कितने की, 20% की, तो उसकी सैलरी कितनी हो गई, 120 रुपए हो गई। और किसी की आमदनी मान लीजिए 500 रुपए है, उसकी आमदनी में वृद्धि कितने की हुई, 10% की, उसकी आमदनी कितनी हो गई, 550 हो गई। तो वो अंतर समझने की जरूरत है। तो यहां भारतीय कृषि निर्यात में आपको 9% की वृद्धि तो दिख रही है, पर जो मैग्नीट्यूड है भारतीय कृषि निर्यात का, वो छोटा है। उसी छोटे वॉल्यूम को, उसी छोटे मैग्नीट्यूड को हमें बढ़ाने की जरूरत है। इसी के लिए कृषि निर्यात नीति 2018 को इंट्रोड्यूस किया गया है। चीन का मैग्नीट्यूड बड़ा है, ब्राजील का भी बड़ा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का भी बड़ा है, लेकिन यह हमारे लिए एक अच्छी बात है कि भारतीय कृषि निर्यात 9% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। तो क्या है इससे संभावना हमें क्या दिख रही है कि जो भारत में विद्यमान कृषि निर्यात है उसकी उच्च संभाव्यता है। ठीक है, ये हमें ये दिखा रही है कि ठीक है, कृषि निर्यात की हमारी ग्रोथ जो है 9% है, हमारा मैग्नीट्यूड भी छोटा है, वो सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन अगर हम अपने उत्पाद, कृषि उत्पाद बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि हमारा भी मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा हो और ग्रोथ रेट इससे भी ज्यादा ग्रो कर जाए ना। तो वो चीज है, वो भी हमें यहां समझने की जरूरत है। फिर देखिए, यद्यपि जो चावल का वैश्विक बाजार होता है उसमें भारत अग्रणी है। मतलब चावल का जो भी ट्रेड किया जाता है ना, चावल की बहुत अच्छी डिमांड है। मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज हैं वहां पे आप देखेंगे तो जो हमारा बासमती चावल है उसकी बहुत डिमांड है ना, बिरयानी में वो यूज करते हैं, उनके अपने अपने कई सारे फूड कुजीन्स है जहां पे वो यूज करते हैं मिडिल ईस्ट में। ठीक है, तो भारत के चावल की एक अलग मार्केट है ना, और भारत बहुत अग्रणी, बहुत टॉप पे है वहां पर। लेकिन इसके बावजूद कुल कृषि निर्यात बास्केट का ना,
जो कुल कृषि निर्यात आपका बास्केट है, उसका वैश्विक कृषि व्यापार में महज 2% से कुछ अधिक का ही योगदान है। तो आप सोचिए, जब इतना आप आगे हैं, उसके बावजूद भी जो टोटल ग्लोबली जो एग्रीकल्चर का ट्रेड हो रहा है, उसमें आपका हिस्सा क्या है? 2% से भी कुछ अधिक का ही योगदान है, 2% के आसपास। तो ये भी एक चिंता का सबब है। फिर देखिए, भारत वैश्विक कृषि निर्यात मूल्य श्रृंखला में निचले पायदान पर बना हुआ है। ठीक है, यह भी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे अधिकांश निर्यात कम मूल्य पर या अर्ध संसाधित या कच्चे रूप में थोक में विपणन हेतु जाते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे आपके यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कोई पैदा हुआ, ठीक है, मान लीजिए क्या पैदा हुआ, मान लीजिए गेहूं पैदा हुआ, तो गेहूं आप सीधे सीधे बेच देते हैं, उसे यहाँ पे थोड़ा भी प्रोसेस नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से उसकी कीमत क्या मिलती है आपको? बहुत कम मिलती है। इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि भारत वैश्विक कृषि निर्यात की जो एक सप्लाई चेन है ना, जो एक्सपोर्ट की एक सप्लाई चेन है मुख्यतः, जो मूल्य के आधार पे तय है, वहां पे हम बहुत निचले पायदान पे हैं। उसको क्या करना है? दुरुस्त करना है। और वो जो कच्चे और अर्ध संसाधित हमारे कृषि निर्यात होते हैं, उनको हमें संसाधित करके उस तरह से बेचने की जरूरत है। फिर देखिए, भारत की कृषि निर्यात बास्केट में, जो भारत का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बास्केट है, उसमें उसकी उच्च मूल्य और मूल्य वर्धित कृषि उपज की हिस्सेदारी 15% है। ठीक है, सोचिए कितना कम है, केवल 15%। और 85% कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, कच्चे और अर्ध संसाधित रूप में। तो कृषि निर्यात बास्केट में उच्च मूल्य और मूल्य वर्धित कृषि उपज की हिस्सेदारी 15%। लेकिन यही देखिए, अमेरिका का कितना है? 25%, और चीन का 49%। तो सोचिए, इनके कृषकों को क्या होगा? इनके कृषकों को अपने कृषि उत्पादों के निर्यात करने पर बहुत ज्यादा मौद्रिक मूल्य मिलेगा। तो उससे इनके यहाँ कृषि क्या रहेगी? लाभकारी रहेगी। और हमारे यहाँ क्या है? कृषि उस तरह से लाभकारी नहीं है। पीछे पढ़ाते हुए भी मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया है कि जो गवर्नमेंट का एक सर्वेक्षण था, वो ये कह रहा था कि 40% किसानों के जो परिवार हैं, वो ये चाहते हैं कि अगर उनको कृषि के अतिरिक्त कोई और विकल्प उपलब्ध हो जाए, उनको मिल जाए कोई और विकल्प, तो वो किसानी को खुशी खुशी छोड़ देना चाहते हैं। तो ये भी ध्यान देने की बात है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए ना, क्योंकि जब ये कृषि निर्यात नीति आई थी, तो उसके संदर्भ में इन चीजों को भी समझने की जरूरत है। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो कृषि निर्यात नीति है, वो किन परिस्थितियों में लाई गई, या भारत में कृषि निर्यात नीति 2018 को लाने के पीछे प्रमुख कारण कौन कौन से थे, तो उसमें आप यही 6 कारण गिना सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, भारत जो है गुणवत्ता, क्वालिटी के मामले में जो स्टैंडर्डाइजेशन है ना, मानकीकरण है, जो एक स्टैंडर्ड तय किया गया है, स्टैंडर्ड में एक रूपता के अभाव, यूनिफॉर्मिटी नहीं है यहाँ ना, एक रूपता का अभाव है। और संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में होने वाले नुकसान को कम करने में अक्षमता के कारण ना, यहां पे समस्या है। कहां? एक तो गुणवत्ता के स्तर पर मानकीकरण में एक रूपता का अभाव है, और संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में जो नुकसान होता है उसको कम नहीं कर पाते हम। इसके कारण बागवानी उत्पादों के पर्याप्त उत्पादन के बावजूद भी उनका निर्यात करने में असमर्थ है भारत ना। जो बागवानी उत्पाद हैं ना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन वगैरह भी चलता है, देखिए भारत में अच्छा, उसका मतलब प्रदर्शन भी अच्छा रहता है। उस सब के बावजूद भी उसका जो निर्यात है बाहर, उसका अच्छा खासा रेट मिल जाएगा, लेकिन उस तरह से वो निर्यात नहीं हो पाता। क्यों? एक तो गुणवत्ता के लेवल पे क्या है, जैसे अपने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, किन्होंने? यूएस ने, यूरोप ने, उनके अपने स्टैंडर्ड हैं कि कोई मक्खी नहीं होनी चाहिए, उस तरह से उर्वरकों का उस तरह से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपके बागवानी उत्पाद जो उनकी क्वालिटी चेक होता है उसमें फेल कर जाते हैं। फिर देखिए, मानकीकरण में एक रूपता नहीं है। मानकीकरण में एक रूपता मतलब आप जैसे कोई अपना बागवानी उत्पाद है, तो उसको अपने स्तर पे छांट के अलग करिए कि ये एक बहुत अच्छे तरीके का उत्पाद है, इसकी ये कीमत रहेगी, इसकी ये कीमत रहेगी, इसकी ये कीमत रहेगी। जैसे आप कॉफी में देखते हैं ना, तो जो कॉफी बीन्स होते हैं, कॉफी बीन्स को अलग अलग आधार पे क्या किया जाता है? बांट दिया जाता है।
तो उसीलिए देखिए कॉफी के रेट्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं। कॉफी का जो हाई एंड का रेट होता है वो अलग होता है, और जो नॉर्मल कॉफी आती है 1 रुपए का भी पाउच आता है ना, और 10 रुपए और 20 रुपए का भी पाउच आता है। तो वो सारी चीजें, तो मानकीकरण में एक रूपता का अभाव है, और संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में जो होने वाला नुकसान है उसको भी कम करने में हम अक्षम हैं। तो इन्हीं के कारण जो हमारे बागवानी उत्पाद हैं वो उत्पादन तो बहुत कर देते हैं हम, लेकिन मजबूर क्या होते हैं, उनको हम निर्यात नहीं कर पाते हैं, और देश के अंदर हम उन्हें खपत कर लेते हैं, और उसमें भी बहुत खपत इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज वगैरह है नहीं। हम जब बिहार का कृषि रोड मैप वगैरह भी पढ़ रहे थे तो आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था, आम, लीची, ये सब जो फसल है ना, ये मुख्यतः क्या है, शीत भंडार गृह उस तरह से नहीं है, तो इनको जल्दी जल्दी आपको खपत करना पड़ता है, नहीं ये खराब हो जाते हैं, तो वो भी देखने की जरूरत है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं भारतीय जो कृषि निर्यात नीति है 2018, इसके उद्देश्य पर। ये भी क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन क्या हो सकता था अगर सब क्वेश्चन एक बनता उससे, या सब टॉपिक का एक क्वेश्चन बनता कि भारत में कृषि निर्यात नीति लाने के पीछे प्रेरणादायी तत्वों की व्याख्या कीजिए, तो क्या होता, जो अभी तक मैंने जिक्र किया वो होता, आंसर में वो चीजें लिखी जाती। अब देखिए, अब अगर ऐसा पूछा जाए आपसे कि कृषि निर्यात नीति 2018 के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, तो वो ये होगा, क्या होगा, देखिए 2022 तक कृषि निर्यात को दोगुना करना भारतीय कृषि निर्यात नीति 2018 का एक प्रमुख उद्देश्य है। किसको दोगुना करना है, दोगुना इसे करना है जो वर्तमान में अभी $30 बिलियन का है, इसको कितना करना है दोगुना करके, $60 बिलियन, केवल 60 ही करना है, नहीं, आने वाले कुछ वर्षों में एक आपको स्थिर व्यापार नीति रखनी है, और उस स्थिर व्यापार नीति के माध्यम से आपको इस 60 को भी कितना करने की कोशिश करनी है, $100 बिलियन, तो लगभग देखिए 3.5 गुना के आसपास करने की कोशिश है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। पहला उद्देश्य क्या है, 2022 तक कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य, जो अभी $30 बिलियन है, इसको $60 बिलियन, और आगे स्थिर व्यापार नीति को लागू करते हुए कितना करना है, $100 बिलियन तक पहुंचाया जा सके। ये पहला उद्देश्य हुआ। अब बात करेंगे दूसरे उद्देश्य की, तो अपनी निर्यात बास्केट और निर्यात गंतव्यों में विविधता लाने के साथ साथ जल्द नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों पर ध्यान देकर उच्च मूल्य और मूल्यवर्धित कृषि निर्यातों को बढ़ावा देना है। अब देखिए क्या है यहां पे, एक तो आपकी निर्यात बास्केट, आपकी निर्यात बास्केट में बहुत कम उत्पाद है, उन्हीं का निर्यात आप करते हैं। एक तो निर्यात बास्केट में विविधता लाइए, कैसे, जैसे एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपकी निर्यात बास्केट में अभी तक आप क्या निर्यात करते थे, गेहूं, चावल, मक्का, तीन ही चीज की अगर आप निर्यात करेंगे तो जिन देशों को इन्हीं 3 चीजों की जरूरत है वही आपसे निर्यात मतलब करेंगे, वही आपसे अपना आयात करेंगे उत्पाद आपके यहां से। लेकिन अगर आप निर्यात, जो आपकी बास्केट है, जो बकेट है आपकी निर्यात की, अगर उसमें और आ जाए, जैसे मान लीजिए आम आ गया, लीची आ गई, ठीक है, या मान लीजिए कोई और फल आ गया, मान लीजिए पान आ गया, तो आपकी निर्यात बास्केट और डाइवर्सिफाई हो गई, तो उसका अन्य देशों से डिमांड आना प्रारंभ हो जाएगा। तो पहली चीज तो आपको यह करनी है कि आपका जो निर्यात बास्केट है उसमें विविधता लानी है, और उसी निर्यात बास्केट में जब आप विविधता लाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके निर्यात गंतव्यों में भी विविधता आ जाएगी ना। जब आप और देशों को ध्यान में रखकर, जहां पे जिस चीज की ज्यादा डिमांड है ना, जैसे आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में अच्छे खासे चावल की डिमांड है, तो आप देखिए कोरोना के दौरान मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ अपना संबंध बेहतर रखने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, खाद्य कूटनीति कर रही है। यह शब्द अभी कुछ ही दिन पहले आया है, खाद्य कूटनीति, फूड डिप्लोमेसी। क्या है उसमें मिडिल ईस्ट के देश देखेंगे तो आप मिडिल ईस्ट में क्या है, मैक्सिमम एरिड और सेमी एरिड लैंड है, तो उस जो एरिड और सेमी एरिड लैंड है वहां पे उस तरह से अनाज तो उत्पादन होता नहीं, वो लोग आयात पे ही निर्भर है कि खाद्यान्न का आयात किया जाएगा। अच्छा, चीन से दुनिया डरी हुई है कि वो कैसा अनाज दे दे, क्या दे दे, और तरह तरह की फर्जरी चलती रहती है वहां पे, आपको भी पता है। तो चीन से लोग सशंकित हैं, डरे हुए हैं,
तो ऐसी स्थिति में भारत ने उस एक अवसर को भुनाने के लिए क्या किया है, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनके यहां अपने जो चावल है ना, जो बासमती चावल आपका है, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं आप चिंता मत करिए, आप पैसा भी चाहे थोड़ा बाद में ही दीजिएगा, आप हमसे चावल लीजिए और आप खाइए पीजिए। ठीक है, तो सोचिए क्यों, क्योंकि ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमीज हैं, ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमीज हैं। और देखा आपने लॉकडाउन जब चला है 40-50 दिन, तेल की कीमतें लगातार गिर गई हैं। वो बात अलग है कि सरकार ने तेल की कीमतें यहां नहीं कम की ना, बहुत हल्का सा कम किया। उसका रीजन ये था कि उसके माध्यम से जो फिस्कल डेफिसिट था वो भरना था सरकार को। तो ये ध्यान दीजिए कि अपने निर्यात बास्केट और निर्यात गंतव्यों में विविधता लाने के साथ जल्दी जो नष्ट हो जाते हैं खाद्य पदार्थ, उन पर ध्यान देके उच्च मूल्य और मूल्यवर्धित कृषि निर्यातों को बढ़ावा देना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। थोड़ा सा आपको टाइम जरूर लग रहा होगा जब मैं ये चीजें बता रहा हूं सुनने में, लेकिन इसको मैं जो करंट में चीजें घट रही ना अगल बगल, वो भी आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ अच्छी बने और आप करंट से एकदम अपडेट रहें। आपको याद करने की बहुत चीजें जरूरत ना रहे, सब दिमाग में ऐसे हिट कर जाएं, सीधे घुस जाएं। ठीक है, चलिए तीसरे पे बात करते हैं। तीसरा क्या है उद्देश्य, बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना ना, बाजार तक पहुंच आपके उत्पादों की, आपके कृषि उत्पादों की सुनिश्चित रहे। बाधाओं से निपटने में जो भी बाधाएं आती ना, उनसे कृषि उत्पादों के जो निर्यात से संबंधित जो बाधाएं आती हैं उनसे निपटने और सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मुद्दों से निपटने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करना। जैसे होता क्या है कि आपके यहाँ मान लीजिए धान लगाया गया, तो उसमें देखा जाता है कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको भी लगा दिया जाता है, या चाय बागानों में आप देखिए तो झुक के लगातार काम करना पड़ता है। आप देखिए वो पीछे पीठ पे लगा के रखती हैं ना औरतें, जो आप चाय की पत्तियां तोड़ती रहती हैं, तो वहां छोटे छोटे बच्चों को लगा दिया जाता है धान में, चाय में, इन सब के उत्पादन में। तो वो बहुत सारे मानक बताने लगते हैं कि नहीं मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ इसलिए आपका हम चावल नहीं लेंगे, आपकी चाय नहीं लेंगे। या फिर कुछ उत्पादों में आप उस तरह से उर्वरकों का प्रयोग कर देते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग कर देते हैं कि वो सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स भी बताने लगते हैं। तो वो सब चीजें आपको खत्म करनी है, वो बाधाएं निपटानी है, बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करनी है। इसके लिए एक संस्थागत तंत्र हो। संस्थागत तंत्र मतलब जो बात करे, जो देश ऐसे कोई बवाल करें ना, जो देश ऐसा कहें कि नहीं नहीं ये सब गड़बड़ है ऐसे वैसे, तो उनके साथ वार्ता करना इंपॉर्टेंट है। उनके साथ बात करके आप समझाइए कि ऐसा कुछ नहीं है, वो उनके परिवार का हिस्सा है और वो अपने परिवार में मिलके काम करते हैं ना। जैसे मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो नई वाली एनसीईआरटी आई थी, तो एक छोटा सा इशू बता रहा हूं। उसमें क्या था कि जब यहाँ पे मैकाले से पहले की जो मतलब आप कहें शिक्षा व्यवस्था, उसमें ऐसा था कि शिक्षा का कोई स्कूल मतलब जो था बेसिकली वो बहुत तय नहीं था, उसका कोई पाठ्यक्रम वगैरह। ठीक है, वहां पे जो पंडित जी या जो भी मौलवी साहब जो पढ़ाते थे वो ऐसे पढ़ाते थे कि कई बच्चे बैठे रहते थे एक साथ और उनको वो पढ़ाते थे, और वो बहुत फ्लेक्सिबल आर्ट्स रहते थे, फ्लेक्सिबल आर्ट्स रहते थे। और उसमें क्या करते थे, जब खेती किसानी का समय होता तो 15 दिन छुट्टी भी है, और उसके बाद जब खेती किसानी करके फुर्सत, क्योंकि बच्चा भी उसी खेत में लगा रहता है, रमा रहता था। ठीक है, धान की खेती हो रही है तो उसमें लगा है, और पता चला शाम में 4 बजे का स्कूल तय कर दिया गया, तो शाम में 4 बजे आता। तो इससे क्या हुआ ना कि अटेंडेंस कभी इस तरह से शॉर्ट नहीं होती थी, और बच्चे देखिए ना उस समय में जो पढ़ते थे, उस दौर की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें कोई खामी नहीं थी। वो बात अलग है, उस तरह से हम लोग साइंस टेक पे और उन सब चीजों पे नहीं बढ़ पाए थे, हम दर्शन आध्यात्म इन्हीं सब चीजों में रह गए थे। विज्ञान पे उस दौर में थोड़ा सा कमजोर था भारत। तो यहाँ पे मैकाले जब आया था तो वो ये सब देख के डर गया था कि यहाँ पे तो ऑलरेडी इतनी एक अच्छी सभ्यता और एक इतना अच्छा तंत्र चल रहा है। बाद में हमने क्या किया, कॉन्वेंट एजुकेशन को फॉलो कर लिया, और कॉन्वेंट एजुकेशन को फॉलो करने के बाद क्या हुआ, जबरदस्ती स्कूल बच्चे को भेजा जा रहा है, उसकी आंख नहीं खुल रही है ना। हम आप भी बचपन में स्कूल गए होंगे, कितनी बार मन नहीं होता था कि सुबह नहीं उठे, ना जाएं, पेट दर्द कर रहा है, कुछ भी बहाना करके ना, वो चीजें। तो वो यहाँ पे एक संस्थागत तंत्र की बात की जा रही है कि जो फाइटोसैनिटरी और जो सैनिटरी मेजर्स हैं, इसको बात करने के लिए एक संस्थागत तंत्र का निर्माण करना। ये इसकी बात कौन कर रहा है, कृषि निर्यात नीति 2018। फिर देखिए, नवीन, देशज, जैविक, स्थानिक, पारंपरिक
और गैर पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा देना है। जैविक मार्केट, ऑर्गेनिक मार्केट का बहुत ज्यादा एक क्या कह सकते हैं स्कोप है अभी भी। देशज जो मार्केट हैं, जो आपके देशज उत्पाद हैं ना, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, आपने देखा है इंडिया की जो देशज गायें हैं ना, उनका उत्पादन मतलब उनके दुग्ध उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन का उस तरह से प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपने वैसे भी देखा होगा कि जो लोकल है ना, लोकल को वोकल करने वाली बात जो करते हैं, मोदी जी ने किया था, तो वो भी इसी में आप ले सकते हैं कि उनके निर्यात को भी बढ़ावा देना। अगर आपके कुछ उत्पाद ऐसे हैं जिनके उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन का कोई असर नहीं पड़ता, तो उसे आपको फैलाने की जरूरत है, उसे बताने की जरूरत है। तो उन्हीं उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की भी बात कौन कहता है? कृषि निर्यात नीति। फिर देखिए, जल्द से जल्द वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करके विश्व के कृषि निर्यात में भारत की भागीदारी को दोगुना करने का प्रयास करना। जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, जो वैश्विक मूल्य श्रृंखला है आपकी ना, आपूर्ति श्रृंखला, मूल्य श्रृंखला, इसको यूनिफाइड करना है, इसको एकीकृत करना है। और जो विश्व का कृषि निर्यात है ना, उसमें भारत की भागीदारी को क्या करना है? दोगुना करना है। ये हमने पहले भी देखा था, पहले वाले लक्ष्य में भी यही था। फिर देखिए, विदेशी बाजार में निर्यात के अवसरों का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को सक्षम बनाना है। मतलब आप किसानों को भी सक्षम बनाएं कि वो उस तरह से निर्यात के जो अवसर हों, एक्सपोर्ट के जो अपॉर्चुनिटीज हों, उसका वो लाभ उठा सकें। तो ये क्या रहा? मुख्यतः उद्देश्य रहा। ये 6 उद्देश्य है, इसको देख लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिए एक बार अपनी कॉपी में। अब आगे बढ़ते हैं। कृषि निर्यात नीति का विजन क्या है? ठीक है, ये भी आपको जानने की जरूरत है। विजन छोटा सा होता है। विजन मतलब 1 लाइन 2 लाइन में जो बातें कही जाती हैं, जिससे अगर आप अपने आंसर की शुरुआत करेंगे तो बहुत क्लैरिटी आती है आंसर में। क्या है? भारत को कृषि में वैश्विक शक्ति बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीतिगत उपकरणों के माध्यम से भारतीय कृषि की निर्यात क्षमता का दोहन करना। ठीक है, भारत को कृषि में वैश्विक शक्ति बनाना है, पहली बात। दूसरी बात, वो वैश्विक शक्ति बनेगा तो क्या होगा? किसानों की आय बढ़ने के बाद ही बनेगा। और इसके लिए किसकी जरूरत है आपको? नीतिगत उपकरणों के माध्यम से। और ये तीनों चीज मिलकर क्या करेंगी? भारतीय कृषि की निर्यात क्षमता का दोहन करेंगी। और इसी के माध्यम से हम क्या देखते हैं कि इन नीतिगत अनुशंसाओं को मुख्यतः 2 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो हमने पहले भी जिक्र किया। कैसे? एक तो स्ट्रेटजी प्लानिंग के लेवल पे रणनीतिक अनुशंसाएं, और दूसरी परिचालन के लेवल पर ना, फंक्शनल जो कुछ सलाह दी जा रही है, जो अनुशंसाएं की जा रही हैं, उनके आधार पे क्या इन दोनों के माध्यम से ये काम करना है हमें। क्या? भारत को कृषि में एक वैश्विक शक्ति बनाना है, किसानों की आय बढ़ाना है, उपयुक्त नीतिगत उपकरणों के माध्यम से कृषि की जो निर्यात क्षमता है उसका दोहन करना है। तो ये एक एक वर्ड आप ध्यान से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। फिर देखिए, रणनीतिक अनुशंसाएं, इसके लिए ये 4 अनुशंसाओं पे बात करता है। ठीक है, 4 कौन कौन से हैं? रणनीति के स्तर पर तो पहले आप देखिए, नीति के स्तर पर, पॉलिसी के स्तर पर। दूसरा है अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स के स्तर पर, मतलब अवसंरचना और परिवहन के स्तर पर आपको ठीक करने की जरूरत है। निर्यात को बढ़ाने के स्तर पर, और कृषि निर्यातों में राज्य सरकारों की अधिक भागीदारी के लिए। तो ये 4 सब हेड हैं। किसमें? इसमें जो कृषि निर्यात नीति है, इसको अगर इसको और आप अंदर घुसेंगे और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहेंगे, तो ये मुख्यतः 2 प्रकार की अनुशंसाओं की बात करता है। एक रणनीतिक अनुशंसा, दूसरी परिचालनगत अनुशंसा। तो जो रणनीतिक अनुशंसा है उसमें भी 4 स्तर पे, एक नीति के स्तर पर, अवसंरचना और परिवहन के स्तर पर, निर्यात को बढ़ाने के स्तर पर, और कृषि निर्यातों में राज्य सरकारों की अधिक भागीदारी के लिए। अब बात करते हैं रणनीतिक अनुशंसा की। तो नीति के स्तर पर क्या है? 2 है यहाँ पे ना, ये देखिए, ए और बी मैंने बना दिया है। पहला, स्थिर व्यापार नीति व्यवस्था, मतलब आश्वासन मतलब एक आश्वासन मिलेगा आपको कि प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों, जो प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, और सभी प्रकार के जैविक उत्पादों को किसी भी प्रकार के निर्यात प्रतिबंधों की सीमा में नहीं लाया जाएगा।
मतलब मान लीजिए कोई प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद है या जैविक उत्पाद है, उसको कल को भारत सरकार ऐसा कर दे कि नहीं, इसका निर्यात हो ही नहीं सकता, और इसका निर्यात क्या किया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। इसीलिए क्या कहा गया था, स्थिर व्यापार नीति के माध्यम से अपने कृषि का निर्यात $100 बिलियन तक करने की बात की गई थी। तो यहां पे ऐसा ना हो जाए कि किसान उत्पादन तो सब करके रख लें कि मान लीजिए यूरोप में इस देश से इतनी ज्यादा डिमांड है, और बाद में सरकार कहे कि नहीं, निर्यात पर तो प्रतिबंध लगाए। तो ऐसा नहीं किया जाएगा। नीति के स्तर पर क्या रखा जाएगा, किसानों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। फिर देखिए, संबंधित हितधारक जो स्टेक होल्डर्स हैं और मंत्रालयों के परामर्श से, जो हितधारक हैं और जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उन दोनों के परामर्श से कुछ ऐसे कृषि जिन्सों की, कुछ ऐसे कृषि उत्पादों की पहचान की जाएगी जो खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो निर्यात जाएंगे ना, वो अफ्रीका वगैरह में भी जाएंगे, ऐसे ऐसे जगहों पे जाएंगे जहां पे लोकल डिमांड हो ना, या हो सकता है उनके यहाँ कोई एक ऐसी फसल हो जिसका एक बहुत ज्यादा, आप कहते हो कि बहुत ज्यादा प्रचलन में हो ना। जैसे कुछ कुछ आटे होते हैं, कुछ लोकल होते हैं आटा, तो उस आटा या फिर उस अनाज का उत्पादन किया जाए और यहाँ पे पैदा किया जाए। तो इसके लिए क्या, संबंधित हितधारक, उस देश के जो विभाग हो, मंत्रालय हो, हमारे देश का जो मंत्रालय और विभाग हो, और जो किसान उत्पादक संगठन है, ये सभी मिलकर बात करें और सोचें कि खाद्य सुरक्षा के लिए किस जिन्स की पहचान की जाए या किस उत्पाद को उत्पादन किया जाए तो वो बेहतर रहेगा। ये नीतिगत स्तर पे दो बातें हमने देखी स्थिर व्यापार नीति व्यवस्था के अंतर्गत। फिर देखिए, एपीएमसी अधिनियम में सुधार, इस पे हमने बात कर ली है, एक लंबी क्लास है मेरी 1 घंटे की, आप चाहे उसे देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। फिर देखिए, एपीएमसी अधिनियम में सुधार और मंडी शुल्क को तर्कसंगत बनाना है। मंडी शुल्क को क्या एकदम लॉजिकल रहे और बहुत ज्यादा कुछ वहां पे उनको पैसे ना देने पड़े, पे ना करने पड़े, एपीएमसी एक्ट अच्छे से काम करे, उनको अपने उत्पादों की सही कीमत मिले। तर्कसंगत बनाकर क्या करना है, सभी राज्यों द्वारा उनके एपीएमसी अधिनियम से शीघ्र खराब होने वाले खाद्य उत्पादों को हटाने संबंधी सुधार ना, कि अगर किसी भी राज्य में शीघ्र खराब होने वाले कोई खाद्य उत्पाद हैं तो उनको वो सीधे बाहर बेच सकें ना। जैसे कुछ स्टेट्स ने तो कर दिया, बिहार, महाराष्ट्र वगैरह ने, लेकिन कुछ और स्टेट्स ने नहीं किया है। तो जो शीघ्र खराब होने वाले उत्पाद हैं वो बाहर बेचे जा सके, क्योंकि अगर वो अंदर रह गए तो हो सकता है वो जल्दी खराब हो जाए और उनकी बिक्री भी ना हो पाए। तो ये भी हमें कैसे करना है, एपीएमसी एक्ट में सुधार करके और मंडी शुल्क को तर्कसंगत बनाकर। फिर देखिए, राज्य सरकारों से बड़े पैमाने पर निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पादों के मंडी करों को तर्कसंगत बनाने का भी आग्रह किया गया है ना। राज्य सरकारों से जो बड़े पैमाने पर निर्यात किए जाते हैं, जो भी कृषि उत्पाद निर्यात किए जाते हैं, मान लीजिए पंजाब से गेहूं जाता है ना, और बंगाल से मान लीजिए चावल जाता है, तो ऐसे को भी मंडी करों को तर्कसंगत बनाने का भी आग्रह किया गया है। कि ऐसा नहीं कि आप इनिशियली ही वहां पे इतना ज्यादा मंडी कर लगा दें, मंडी टैक्स लगा दें कि जब वो निर्यात के लिए जाए तो वो मूल्य, चाहे वो चावल का चाहे गेहूं का, वो प्रतिस्पर्धी ही न रह जाए वैश्विक स्तर पे। तो ये भी नहीं करना है, मंडी करों को बहुत तर्कसंगत रखना है और कृषकों के जो उत्पाद हैं, जो निर्यात के लिए जो कीमत रखी जाएगी, वो बहुत तर्कसंगत और प्रतिस्पर्धी होनी चाहिए। ये बात हो गई हमारी पहले नीतिगत स्तर पर। दूसरी हमने जो बात की थी अवसंरचना और परिवहन के स्तर पर, अभी रणनीतिक अनुशंसाओं में ही चल रहे हैं हम। अवसंरचना और परिवहन समर्थन के स्तर पर देखिए, फसल कटाई के पूर्व और फसल कटाई के बाद की जो सुविधाएं हैं ना, पूर्व की सुविधाएं आप समझ रहे हैं क्या क्या होती हैं, किस तरह से बीज, सिंचाई के साधन ना, और सारी चीजें वो, और बाद की सुविधाएं क्या क्या हैं, जैसे कि भंडारण है, वितरण है, प्रसंस्करण सुविधाएं हैं, सड़कों और पत्तनों पर विश्व स्तर की निकासी बिंदु अवसंरचना ना, वर्ल्ड क्लास की जो एग्जिट इंफ्रा हो, कि अगर हमें भेजना है तो जल्दी से जल्दी हम उत्पाद पहुंचा सकें वहां पे, ताकि तेज गति से व्यापार की सुविधा उपलब्ध हो। जैसे फसल आपकी कट के तैयार हो गई, कट के आ गई, उसके बाद भंडारण, वितरण और प्रसंस्करण सुविधा, क्योंकि अगर आप प्रसंस्करण कर लेंगे तो उस उत्पाद की कीमत क्या होगी, और अच्छी होगी। अगर उसे ग्रेड वाइज कर लेंगे
कि ये गेहूं इस स्तर का है, इसकी ये कीमत है, इसकी ये कीमत है, इसकी ये कीमत है, तो वो आप ग्रेडिंग उसकी कर लेंगे। सड़कों और पत्तनों से एक बेहतर जुड़ाव होगा। तो विश्व स्तर की अगर आपकी निकासी बिंदु अवसंरचना होगी, निकासी बिंदु अवसंरचना मतलब कि आपके यहां से उत्पाद तुरंत गया, मान लीजिए पटना में आया ना, वहां पे मंडी में वो उत्पाद, और पटना से सीधे फ्लाइट लगी हुई है, मिडिल ईस्ट में जाना है चावल, वहां पे चला गया और 3 से 4 दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त हो गई और किसान के हाथ में उसका चेक आ गया या अकाउंट में पैसे आ गए। तो तेज गति से व्यापार की सुविधा उपलब्ध हो, कैसे? अवसंरचना और परिवहन समर्थन के माध्यम से। फिर देखिए मेगा फूड पार्क, अत्याधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाएं और एकीकृत कोल्ड स्टोरेज भंडार श्रृंखला का विकास करना, इसकी बहुत कमी है। हमने देखा है ना किस तरह से जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह या खाद्यान्न प्रबंधन के संदर्भ में, फूड प्रोसेसिंग के संदर्भ में 100% एफडीआई लाई गई है ना। अगर कोई फूड पार्क वगैरह भी स्टैब्लिश करना चाहता है तो एफडीआई की बहुत ज्यादा छूट दी गई है। वो कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा कि ये सारी श्रृंखलाओं का आपको विकास करना है, चाहे वो मेगा फूड पार्क हो, परीक्षण प्रयोगशालाएं हो, उत्पादों के आपकी कीमत और उनकी क्वालिटी चेक की जा सके, और एक इंटीग्रेटेड कोल्ड स्टोरेज भंडार श्रृंखला हो। इन सबका भी विकास करना है आपको, ठीक है। इससे क्या होगा, कल को जब किसी कृषि उत्पाद की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ेगी, तो अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी रहेगी तो उस होल्डिंग कैपेसिटी के दम पे आप बढ़ी हुई कीमतों के स्तर पे अपने उत्पादों को बेचेंगे और कृषकों की आय को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकेंगे। और जो 2022 तक उद्देश्य है कृषकों की आय दोगुनी करने का, उस ओर भी अपना कदम बढ़ा सकेंगे। फिर देखिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्लस्टरों की पहचान करना, ठीक है। महत्वपूर्ण क्लस्टर्स जो होते हैं उनकी पहचान करना, क्या? पत्तनों पर शीघ्र खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के लिए 24x7 सीमा शुल्क निकासी के साथ। तो कृषि के कुछ महत्वपूर्ण क्लस्टर हैं जहां जहां पे कृषि उत्पाद बेहतर होते हैं, उनकी पहचान करना है ना। जैसे मान लीजिए पंजाब वाली बेल्ट है, मान लीजिए बंगाल वाली बेल्ट है जहां पे धान वगैरह बढ़िया होता है, पंजाब में गेहूं बढ़िया होता है, मक्का वक्का कहीं पे होता है। तो ऐसे सारे जो महत्वपूर्ण क्लस्टर्स हैं उनकी पहचान करना, और शीघ्र खराब होने वाले जो उत्पाद हैं इनके लिए 24x7 सीमा शुल्क निकासी के साथ समर्पित कृषि बुनियादी ढांचे के अंतरदेशीय परिवहन लिंक का निर्माण करना। तो ये ध्यान दिए अगर आप, तो ये बात कर रहा है कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे उन सेक्टर्स को, ठीक है। और इन सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद लगातार उस पर काम करेंगे और जल्दी खराब होने वाले जो उत्पाद हैं उन पे हमारा विशेष ध्यान होगा। 2 तथ्यों पे हमने बात कर ली रणनीतिक अनुशंसा के तहत, 4 थे ना, अब तीसरे पे हम बात करने वाले हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समग्र दृष्टिकोण। अगर आपको निर्यात को बढ़ावा देना है तो क्या दृष्टिकोण होगा? पहला, निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठनों को सम्मिलित करना। जो भी एक्सपोर्टर्स हैं अगर उनको प्रमोट करना है आपको, तो क्या होगा, कृषि उत्पादन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है उससे संबंधित महत्वपूर्ण संगठनों को एक करिए, जोड़िए, और जो निर्यातक हैं वो आपस में अपना ज्ञान साझा करें। इसकी वजह से क्या होगा, एक किसान दूसरे किसान से प्रेरित हो पाएगा कि नहीं, अगर इस फसल को भी उगाया जाए तो इस फसल की इतनी डिमांड है वहां पे किसी दूसरे देश में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो अपना ज्ञान आपस में साझा करेंगे, जिससे एक मार्केट जो कैसी बनेगी, मार्केट एक बेहतर बनेगी ना। जो हमने बात की थी ना कि जो अपने गंतव्य हैं ना, जो आपका बेसिकली कृषि निर्यात का जो बास्केट है उसके गंतव्यों में भी विविधता आती जाएगी, तो वो सारी चीज। फिर देखिए किसानों की निर्यात उन्मुख प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाने और निर्यात संभावनाओं के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की बात करता है कि किसानों को जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो प्रौद्योगिकी है, ठीक है, उनको पता हो कि एक्सपोर्ट को जो ध्यान में रखकर जो टेक्नोलॉजी है उस तक उनकी पहुंच हो, और निर्यात संभावनाओं के विषय में जो उनकी निर्यात की संभावनाएं हैं, जागरूकता अगर उत्पन्न करनी है तो उसके लिए किसकी जरूरत है, कृषि विज्ञान केंद्रों की। तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। फिर देखिए
कृषि खाद्य उत्पादन और व्यापार के सभी पहलुओं को प्रभावी एवं मानक तरीके से समाविष्ट करने वाली। कैसे? देखिए, ये कुछ ऐसा हुआ, जैसे होता क्या है, मैंने आपको बताया ना, इसको एग्जांपल से समझेंगे तो ज्यादा आसान होगा कि यूएस के अपने कुछ स्टैंडर्ड्स हैं खाने पीने के, वो कीटनाशक उनको उतने ही स्तर पे चाहिए कि उससे ऊपर अगर होगा तो उनके यहाँ वो खाना इंसान के उपभोग के लिए बेहतर नहीं माना जाएगा। ऐसे ही कुछ यूरोपियन स्टैंडर्ड्स भी है, लेकिन इंडिया के भी अपने स्टैंडर्ड्स हैं कुछ कुछ, जैसे आप आईएसओ देखते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं, लेकिन वो ग्लोबली बहुत माने नहीं जाते हैं, एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन आप देखें, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस, एफडीए बोलते हैं इसे ना, एफडीए आप सुनते होंगे, तो यूएस का ही है, तो वो क्या है, ग्लोबली बहुत माना जाता है। यूएस एफडीए जो अप्रूव्ड होता है, या फिर यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी एजेंसी, तो इन्हीं के बराबर अपने जो मानक हैं उनको भी उस तरीके से शामिल किया जाए, या फिर यूएस एफडीए अप्रूव्ड हो हमारी कोई एजेंसी, उस पर जोर देने की जरूरत है। या अगर ऐसा नहीं है तो उनके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होनी चाहिए कि नहीं, जो आपके उत्पाद हैं उनको भी यूएस एफडीए अप्रूव करता है, या यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी एजेंसी जो हैं वो उसको अप्रूव करती हैं। इससे क्या होगा, इससे जो आपके उत्पाद होंगे ना उनकी रीच बढ़ेगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अंततः आपका निर्यात बढ़ेगा। फिर देखिए, भारतीय उत्पादों द्वारा सामना की जाने वाली सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी और टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स टू ट्रेड जैसी प्रमुख बाधाओं के प्रति समग्र अनुक्रिया। ये तो हमने बता दिया ना आपको, जो भारतीय कृषि उत्पाद है इनके लिए सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी क्या मेजर्स हैं, वो आपको पता ही है कि किस किस तरह से वो सफाई को, और मतलब हुआ ये था कि यहाँ से जो अल्फांसो आम वगैरह जाता था ना, महाराष्ट्र वगैरह में जो उत्पादन होता था, तो उसमें कभी एक मक्खी चली गई थी, सैंड फ्लाई बोलते हैं शायद, वो चली गई थी, तो उसकी वजह से 5 साल तक यूरोप ने प्रतिबंध लगा दिया था यहाँ के आमों के ऊपर, जो मतलब जिनका अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता था। तो ये तरह तरह के मेजर्स लगाते हैं, उस तरह से सेफ्टी मेजर, सिक्योरिटी मेजर्स, कुछ भी बोल बोल के यूरोपियन और यूएस वाले देश जितने भी हैं, यूएस बेसिकली, तो उसको देखने की जरूरत है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स टू ट्रेड, ये भी एक तरह का टीबीटी बोलते हैं, ये भी डब्ल्यूटीओ के तहत आता है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स टू ट्रेड। ये भी एक समस्या है। समस्या कैसे है, इसको राज्य अपने स्तर पर चाहे तो लगा सकते हैं ना, इंपोर्ट को उस तरह से, मतलब जो एक्सपोर्ट है उसको रोकने के लिए, और बहुत ज्यादा डंपिंग ना हो जाए इसके लिए। तो ये वैसे तो है ये सकारात्मक कदम, लेकिन ये सकारात्मक नहीं रह जाता, इसका राजनीतिकरण हो जाता है। और जिस तरह से अभी राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद का बोलबाला चल रहा है, वैसे में ये टीबीटी वर्ड जो है, या फिर सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी जो मेजर्स हैं, इनके बढ़ने की जरूरत दिखाई पड़ती है, या जरूरत क्या कहें, मतलब इनके बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा हैं। तो ऐसी बाधाओं के प्रति भी एक त्वरित रिस्पॉन्स रखे ना, एक समग्र अनुक्रिया रखे भारत। फिर देखिए, 3 पे हमने बात कर ली, रणनीतिक अनुशंसाओं के तहत। ये चौथे पे बात करेंगे, कृषि निर्यातों में राज्य सरकारों की अधिक भागीदारी। मतलब कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नोडल या राज्य विभाग एजेंसी की पहचान करना। कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई भी एक नोडल एजेंसी हो या कोई भी एक विभाग हो ऐसा, उसकी पहचान करना। राज्य निर्यात नीति में कृषि निर्यातों को भी सम्मिलित करना। मतलब एक्सपोर्ट में अभी तक उस तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स को नहीं देखा जाता था, उसे भी देखने की जरूरत है। फिर देखिए, कृषि निर्यातों को सुविधाजनक बनाने के लिए अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स का निर्माण। ये हमने 2 पॉइंट में भी देख लिया था, जो दूसरा पॉइंट था हमारा इसी के तहत, कि किस तरह अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स बेहतर हो और विश्व स्तर की अवसंरचना और निकासी प्रणाली हो। फिर देखिए, संघ, राज्य और क्लस्टर के स्तर पर निर्यात का समर्थन करने के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाना, सेंटर के स्तर पर, स्टेट के स्तर पर और क्लस्टर्स के स्तर पर। क्लस्टर्स मतलब एक कोई एरिया है, मान लीजिए जैसे जो हरित क्रांति से प्रभावित या जो उसका फायदा लिया जिन जिन राज्यों ने, वो कौन थे, पंजाब, हरियाणा ना, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो वो एक क्लस्टर बन गया। तो उन क्लस्टर्स के आधार पर निर्यात का समर्थन करने वाले कुछ संस्थागत तंत्र बना। संस्थागत तंत्र बनाने की पहले भी बात की गई थी, यहाँ पे भी की जा रही है।
उद्योगों को अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना और अनुसंधान और विकास में उद्योगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना ना। उद्योग जो है, उद्योग मतलब कृषि से जुड़े हुए उद्योग जो कृषि खाद्य को प्रसंस्कृत कर सकें, ऐसे को अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना और R&D में वो काम करें जिससे जो भी कृषि उत्पाद है उनका क्या हो, वैल्यू एडिशन हो ना, उनका मूल्यवर्धन हो, जिससे किसानों की आय अधिक बेहतर हो पाए और उनकी आय जो 2022 तक हमने दोगुना करने का लक्ष्य रखा है वो प्राप्त किया जा सके। अब देखिए परिचालनगत अनुशंसाएं हैं, मतलब वो तो हमने नीतिगत बात की थी, नीति के स्तर पे सरकारें क्या करेंगी ना, वहां पे सरकारों के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। अब यहां पे बात आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन पर, जिसके पार्ट आप बनने वाले हैं। ठीक है, आप एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट बनने वाले हैं, SDM बन के ना, या फिर DSP बन के। तो अगर आप SDM बनेंगे या DM बनेंगे तो वहां पे आपके स्तर पे कौन कौन सी चीजें ध्यान देनी है। परिचालनगत अनुशंसाओं में क्लस्टर पर फोकस रखना है। क्लस्टर्स की बात हमने कर दी कि एक चुना हुआ क्षेत्र जहां पे उस तरह की संभावनाएं हैं, वहां पे क्या चुनिंदा उपजों के लिए ब्लॉक स्तर पर गांवों के क्लस्टर का निर्माण। मान लीजिए जैसे आपको बोला जाता है ना सरबती, MP में आपने सरबती गेहूं सुना होगा, उससे सरबती आटा बनता है जो एक्सपोर्ट होता है बहुत ज्यादा ना, या बासमती चावल है। तो ऐसे ही ब्लॉक स्तर पर गांवों के क्लस्टर का निर्माण किया जाए और जो संपूर्ण मूल्य श्रृंखला है, ये श्रृंखला है संख्या नहीं है, जो संपूर्ण मूल्य श्रृंखला है उसमें जो छोटे और मध्यम किसान हैं इनकी एक इफेक्टिव पार्टिसिपेशन हो इनका, और उसी के साथ एक संस्थागत तंत्र का निर्माण हो। तो सोचिए क्लस्टर पर फोकस रखते हुए हमें कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देनी है। पहली चीज ये है कि जो चुनिंदा उपजें हैं जिनका कृषि निर्यात में बहुत बड़ा एक योगदान हो सकता है, उनकी संभावना है उसे ब्लॉक स्तर पर ऐसे गांवों के क्लस्टर का निर्माण किया जाए, और जो मूल्य श्रृंखला है उसमें छोटे और मध्यम किसानों की सहभागिता और इस संलग्नता और सहभागिता के माध्यम से एक संस्थागत तंत्र का निर्माण हो। फिर देखिए क्लस्टरों के सफल कार्यान्वयन होने पर, जो क्लस्टर्स हैं ये सफल रूप से अगर कार्यान्वयन होने लगे इनका, तो कृषि निर्यात क्षेत्रों के तौर पर विकसित करने की इनकी बात की गई है। मतलब एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट करने की उस तरह से बात की गई कि ये जो क्लस्टर्स हैं ना इनको कृषि निर्यात क्षेत्रों के तौर पर विकसित किया जाए। कि जैसे आप सुनते हैं ना, सेज सुना है आपने ना, तो मान लीजिए कहीं से क्या उत्पादित होता है, कहीं से बाइक उस तरह से आती है, कहीं से फोन आता है। जैसे चाइना देखिए, चाइना बहुत ज्यादा फोन अपने यहाँ से बनाता है और बेचता है ना, तो उसने क्या बनाया उस तरह से सेज वगैरह की संकल्पना वहीं से आती है ना। तो ऐसे ही आप कृषि निर्यात क्षेत्र के तौर पर विकसित करें। और ये जो जितनी बातें मैं ये कृषि निर्यात नीति 2018 की बता रहा हूं, ये सारी अगर कभी ज्योग्राफी के पेपर में पूछा जाए उस तरह से कि किसानी बढ़ाने के लिए या कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या क्या योजनाएं हो सकती हैं, तो उसमें भी ये सारे पॉइंट काम आने वाले हैं आपको। ठीक है, और देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पारिभाषिक शब्दावलियां भी आपको दिख रही हैं। तो फिर हमने क्या बात की कि क्लस्टरों का जो सफल कार्यान्वयन होगा उसे कृषि निर्यात क्षेत्रों के तौर पर विकसित करने की बात है, और ऐसे क्षेत्रों से मूल्यवर्धन वैल्यू एडिशन हो, सामान्य सुविधा निर्माण और उच्च निर्यात की सुविधा प्राप्त होगी। तो जो क्लस्टर्स डेवलप करेंगे उसमें हमारा ध्यान उस तरह से जाएगा, वहां निवेश भी उस तरह से आएगा, सरकार का भी अलग से ध्यान रहेगा, वैल्यू एडिशन होगा और जो सामान्य सुविधा है और उच्च निर्यात की सुविधा है वो भी मिलेगी आपको। कहां से? क्लस्टर से। फिर देखिए कृषि निर्यात क्षेत्र मूल्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों में, जो ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन या रीजन, AER समझिए या AEZ समझिए, कृषि निर्यात क्षेत्र मूल्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों में आवश्यक वित्तीय और नीतिगत हस्तक्षेपों की देखरेख करने वाली केंद्र और राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं के अभिसरण पर भी फोकस करता है। मतलब कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ऐसे भटकी हुई सी ना दिखें। जैसे किसान और कृषक कल्याण मंत्रालय बना दिया गया तो किसानी से जुड़े हुए सारे जो प्लान्स है वही कर रहा है, नहीं तो कई बार ना अलग अलग योजनाओं में भटकी हुई होती हैं सारी चीजें, जैसे किसानी से ही जुड़े हुए हैं तो वो सारे एक ही योजना, एक ही विभाग का काम हो, एक ही नोडल एजेंसी का काम हो,
तो इससे क्या होगा, जो जितनी भी योजनाएं हैं वो सब एक हो जाएंगी मिलके, तो फोकस होगा उस पर काम करने में। फिर देखिए 2004 के बाद, ये फैक्ट है आपके पास, 2004 के बाद कोई नया कृषि निर्यात क्षेत्र स्थापित नहीं किया गया है। यहां पे मैं नहीं लिखना भूल गया हूं, 2004 के बाद कोई नया कृषि निर्यात क्षेत्र स्थापित नहीं किया गया है। 2004 तक कृषि निर्यात क्षेत्र को लेके उस तरह से काम किया जा रहा था। इंडिया साइनिंग वगैरह की जो बात थी यहां नहीं लगा लीजिएगा आप ना, 2004 से पहले किया गया था। फिर वो जब 5 साल कंप्लीट कर लिए उसने, तो उस तरह से फिर दोबारा कोई कृषि पे उस तरह से ध्यान नहीं दिया गया। कृषि पे वैसे भी बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है सरकारों की तरफ से, ये सरकार जब से आई है थोड़ा सा इसने ज्यादा ध्यान दिया है। फिर देखिए परिचालनगत अनुशंसाओं में, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे और क्या आपको करना है, मूल्य वर्धित निर्यात को बढ़ावा देना, वैल्यू एडिशन एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। कैसे? स्वदेशी वस्तुओं के लिए उत्पाद विकास और मूल्यवर्धन करके, जो आपकी स्वदेशी वस्तुएं हैं, जो देशज वस्तुएं हैं, उनके लिए उत्पादों का विकास करिए और मूल्यवर्धन करिए। फिर देखिए जो वैल्यू एडेड, जो जैविक उत्पाद हैं उनको प्रोत्साहन देके, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोत्साहन देके, जिसके तहत जैविक उत्पादों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग की जाए। तो जो भी जैविक उत्पाद हैं उनकी क्या की जाए, एक अलग तरह से मार्केटिंग की जाए। जैसे देखिए बाबा रामदेव के जो प्रोडक्ट्स आते हैं पतंजलि के, मेड इन भारत कहा जाता है। पतंजलि अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। वो बात अलग है कि वो ब्रांड अब डाइल्यूट होता जा रहा है धीरे धीरे, जैसे आप लोगों का भी भरोसा अब उस तरह से नहीं रहा होगा, कई बार कमियां निकलती जाती हैं तो ब्रांड उस तरह से नहीं बना रह पाता। और जब रीच बढ़ती है उसके उत्पादों को, जो मतलब बेसिकली और लोग आके उसमें अगर स्टेक होल्डर बनते हैं, तो कई बार वो ब्रांड डाइल्यूट होता है। लेकिन वो बात क्या कर रहा है कि इंडिया भी ऐसे ही अपने जैविक उत्पादों को मार्केटिंग करे उनकी और ब्रांडिंग करे। फिर देखिए जैविक और देशज उत्पादों के लिए समान गुणवत्ता और पैकेजिंग मानकों का भी विकास किया जाए। तो जो भी आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और जो आपके लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए समान गुणवत्ता और पैकेजिंग मानकों का विकास किया जाए। फिर देखिए परिचालनगत अनुशंसाओं में मूल्यवर्धित निर्यात को बढ़ावा देने के अंतर्गत जो चौथी पहल की बात किया जा रहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जैविक उत्पाद के लिए अमूल जैसी सहकारी समितियों का विकास किया जाए। तो आपने देखा है कि पूर्वोत्तर में ही आप देखेंगे ना, तो जो बेसिकली सिक्किम पड़ता है ना उस साइड, तो सिक्किम भी उस तरह से जैविक उत्पादों को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। तो सिक्किम के ही मॉडल को फॉलो करते हुए पूर्वोत्तर के जितने भी क्षेत्र हैं, जो भी वहां 7 सिस्टर्स हैं, वहां पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का उस तरह से यूज किया जाए। और उसके लिए कैसे सहकारी समितियों का गठन किया जाए, किसान उत्पादक संगठन का, जो किसान उत्पादक संघ है उनका उस तरह से गठन किया जाए, और उसके माध्यम से कृषकों के हित भी सुरक्षित रहेंगे और निर्यात में एक बढ़ावा भी हमें दिखाई पड़ सकता है या एक वृद्धि भी दिखाई पड़ सकती है, जिसका एक सफल मॉडल आपके यहाँ कौन दिखता है, अमूल के रूप में दिखता है। फिर देखिए नवीन बाजारों के लिए नए उत्पादों के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देना। जो नए बाजार हैं उसके लिए कुछ नए उत्पादों का विकास करना होगा। जैसे मैंने बताया आपको कि हो सकता है अफ्रीका के किसी देश का आपने देखा फूड कल्चर, और वहां पर आपको लगा कि इस तरह का एक आटा है या इस तरह का एक अनाज है, फूड ग्रेन है, जो वहां बहुत बहुतायत मात्रा में खाया जाता है, और जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो अलाउ करती हैं कि हम ऐसे किसी उत्पाद को अपने यहाँ पैदा कर सकें। तो हम वो उत्पाद के बीज वगैरह ले आ सकते हैं और वहां से उसकी खेती किसानी सीख सकते हैं और उसको अपनी जमीन पर पैदा करके और क्या कर सकते हैं, उसको वैल्यू एडिशन करके उसको वहां पे निर्यात कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा तंत्र है। जैसे मैंने एक वीडियो देखा था आज से कुछ दिन पहले यूपी तक पर, तो वहां क्या था कि गाजीपुर का एक कोई किसान था, उसने यूके से, मतलब जो आपका लंदन है बेसिकली इंग्लैंड है, तो यूके में उसने अपनी लौकी और मिर्च बहुत सारे 1000 टन के आसपास भेजा था ना, निर्यात किया था। क्यों? क्योंकि उसने अपने उत्पाद बताए थे कि मेरे उत्पाद इसी स्तर के होते हैं। तो एपीडा एक संस्था है, तो एपीडा ने उसके उत्पाद चेक किए, वो उत्पाद भेजे गए वहां पे यूके में, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो सारे उत्पाद अच्छे हैं, इसमें आप ऑर्गेनिक तरीके से मतलब उत्पादन करते हैं अपनी लौकी का, मिर्च का, और कीटनाशकों का भी उस तरह से प्रयोग नहीं करते हैं। तो उन्होंने एक इनको ऑर्डर दे दिया कि आपको मान लीजिए 1500 मीट्रिक टन लौकी और मिर्च ये आपको निर्यात करना है। तो वो उस तरह से खेती किसानी करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा हो गया है।
तो इससे क्या हुआ, अनुसंधान और जो विकास गतिविधियां हैं, नवीन बाजारों को आप देख पाते हैं और आपकी कृषि क्या होती है, लाभकारी हो जाती है। उसे बहुत परेशान होने की किसान को जरूरत नहीं है, उसे पता है, और उसकी फसल को बीमा भी उस तरह से मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपकी फसल इंग्लैंड जानी है तो ये राष्ट्र के लिए भी तो एक मतलब क्या होगा, गौरव की बात होगी। तो सरकार भी उस तरह से ध्यान देती है। फिर देखिए, इसके साथ ही कृषि में कौशल विकास की भी बात की गई है। ये बात रही किस पर, दूसरे पे, परिचालनगत अनुशंसाओं में। फिर तीसरा देखिए, ब्रांड इंडिया का विपणन और संवर्धन। तो मैंने बताया ना आपको, इंडिया को एज ए ब्रांड, एक जैसे आप बड़े बड़े ब्रांड जो देखते हैं ना, लिवाइस देखते हैं जीन्स, स्पाइकर देखते हैं, खाने में मैकडी देखते हैं ना, या पिज्जा हट देखते हैं, ऐसे इंडिया का कोई अपना ब्रांड नहीं है। तो इंडिया को भी क्या करना चाहिए, अपना एक ब्रांड बनाना चाहिए। ब्रांड इंडिया का ब्रांड क्या है, योगा है, अध्यात्म है, ठीक है। तो उस तरह से तो वो ब्रांड है, पर योगा अध्यात्म तो खींचता ही है। खाने पीने में भी अपना एक ब्रांड बनाए इंडिया, या जो छोटे छोटे ब्रांड है उनको बड़ा करे ना, वो भी एक तरीका हो सकता है। तो ब्रांड इंडिया का विपणन किया जाए और संवर्धन किया जाए। वो कैसे, जैविक उत्पाद जो हैं, मूल्यवर्धित हैं, देशज हैं, या जो जीआई टैग जिनको मिलता है, बहुत सारे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग है, और क्षेत्र विशिष्ट ब्रांडेड उत्पादों के विपणन के लिए अलग अलग वित्त की व्यवस्था करना। तो ब्रांड इंडिया का भी विपणन और संवर्धन करने की बात परिचालन लागत की अनुशंसाओं में की जाती है कृषि निर्यात नीति 2018 के तहत। अब हम बात करेंगे चौथे पर। वहां पे हमने देख लिया था ना कैसे वहां पे 4 थे और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होने वाले हैं। ये अभी देखिए चौथे पे आ गए आप, निर्यात उन्मुख गतिविधियों और अवसंरचना विकास के लिए निजी निवेश को आकर्षित करना। जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ना, वो आए निर्यात उन्मुख गतिविधियों के लिए और वहां पे इंफ्रा डेवलप करने के लिए। इससे लाभ क्या होगा, जब ये निजी निवेश वगैरह आएगा और इस तरह की गतिविधियां होंगी, एक तो बेहतर गुणवत्ता का अनुपालन होगा, पैसे की कमी नहीं रहेगी, बाधा रहित लॉजिस्टिक सेवा आएगी। किसकी वजह से, और अवसंरचना विकास की वजह से। बाधा रहित लॉजिस्टिक सेवा कि आपके उत्पाद तोड़ के जैसे ही आपने ट्रक में डाले वो तुरंत निकल गए आगे, उसे मतलब एक सप्लाई चेन से वो जुड़ा हुआ रहेगा पूरी तरह से, और सुदूर बाजारों तक विस्तार होगा ना। तो एक दूर तक के जो भी बाजार हैं वहां तक भी रीच होगा। लेकिन उसके लिए जरूरत क्या है, एक तो निर्यात उन्मुख गतिविधियां हों, किसानों के दिमाग में भी वो चीजें चली रहे, और अवसंरचना भी उस तरह से विकसित हो। ऐसा ना हो कि मतलब ट्रक चले, ट्रक ही पंचर हो जाए और उसके बाद लग रहा है 1 दिन 2 दिन ट्रक खड़ा है, अंदर पड़ा हुआ जो फसल है वो खराब हो रही है। ऐसा नहीं, सड़क वड़क दुरुस्त हो, या अगर फ्लाइट से जाना है फ्लाइट से जाए, तो वो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और इसके लिए क्या, निजी निवेश को आकर्षित करने की बात की गई है। PPP की बात की गई थी बिहार के एग्रीकल्चर रोड मैप में भी, उसकी भी बात हम लोगों ने की थी। फिर देखिए, अवसंरचना विकास से फोकस राज्यों के कृषि निर्यातों को समर्थन मिलेगा। मतलब जैसे फोकस राज्य कौन कौन से हैं, जैसे आप देखिए, तो आपने पंजाब को मान लीजिए गेहूं के लिए रख दिया, ठीक है, बिहार को चावल के लिए रख दिया, लीची के लिए रख दिया, और आपने क्या रख दिया, मान लीजिए बंगाल को चावल के लिए रख दिया। तो ऐसे फोकस राज्य आप बना दीजिए, ठीक है। और उससे क्या होगा, वहां पे अगर आप अवसंरचना विकास कर देंगे तो उनके बीच एक आपस में प्रतिस्पर्धा रहेगी ना, एक जो प्रतिस्पर्धी संवाद हम कहते हैं वो रहेगा। उसकी वजह से क्या होगा, कृषि निर्यातों को बहुत समर्थन मिलेगा। किससे, निर्यात उन्मुख गतिविधियों और अवसंरचना विकास में निजी निवेश आने से। फिर आप देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल होने से, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर रहेगा, ठीक है, और डिजिटलीकृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो बेसिकली भू अभिलेख वगैरह है ना, इनके डिजिटलीकृत करने से और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कृषि उत्पादों के उत्पादन को बल मिलेगा। जो भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रोडक्शन को क्या मिलेगा, इनको बल मिलेगा। फिर देखिए, समुद्री प्रोटोकॉल का विकास। समुद्री प्रोटोकॉल का क्या मतलब है, जैसे आप देखिए ना, तो शीघ्र खराब होने वाली फसलें कौन कौन सी हैं, जो समुद्री प्रोटोकॉल से, ऐसे समझिए वहां फसलें तो नहीं होती उस तरह से, मछली होती हैं, तो मछली हैं, क्रैब्स हैं, केकड़े हैं ना, तो वो सारी चीजें ना, या समुद्री खीरा बोला जाता है ना, तो वो सारी चीजें। तो ऐसे एक समुद्री प्रोटोकॉल का विकास किया जाए कि जैसे उन चीजों को हम निकालें तो उनमें अंदर, तो आप देखते होंगे कि जो बेसिकली ये बड़ी बड़ी शिप्स चलती हैं, वो मछलियां या फिर जब निकालते हैं उस तरह से जाल डाल के ना, ट्रॉल्स के माध्यम से, तो मछलियां आ जाती हैं, क्रैब्स आ जाते हैं, वो सारी चीजें
तो आ जाते हैं तो उसके लिए अंदर जो होता है ना, बर्फ से बना हुआ एक पूरा कैबिन होता है जिसमें उसे डाला जाता है, क्योंकि वो जो सी फूड का बहुत बड़ा एक मार्केट है, दुनिया बहुत ज्यादा सी फूड के ऊपर डिपेंड है उस तरह से, ठीक है, उसे पसंद है उस तरह के सी फूड या सी प्रोडक्ट्स खाना। तो वहां शीघ्र जो खराब होने वाले उत्पाद हैं उनको भी ध्यान दिया जाए। तो ये क्या हो गया हमारा चौथा पॉइंट परिचालनगत अनुशंसाओं के अंदर। अब बात करेंगे हम पांचवें पॉइंट पर, मजबूत गुणवत्ता तंत्र की स्थापना करना, एक सुदृढ़ क्वालिटी जो आपका मैकेनिज्म हो उसको। कैसे? घरेलू और निर्यात बाजार के एकल आपूर्ति श्रृंखला ना, जो आपका डोमेस्टिक मार्केट है या जो एक्सपोर्ट का मार्केट है, एकल आपूर्ति श्रृंखला और मानकों का निर्धारण और अनुरक्षण करने के लिए, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए कि क्यों जरूरत है, क्योंकि आपका घरेलू और जो निर्यात बाजार है उसमें मानकों का एक निर्धारण हो, एक तय हो कि एक पैरामीटर सेट कर दिया है। फिर एसपीएस ना, फाइटोसैनिटरी जो मेजर्स हैं ना, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स एंड ट्रेड टू बैरियर्स जो है ये बेसिकली टीबीटी संबंधी जो अनुक्रिया तंत्र हैं, मंत्रालय और एजेंसीज मिलकर इन व्यवधानों का शीघ्रता से निपटान करें। हमने देखा था ना कैसे सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी जो मेजर्स हैं इसकी वजह से समस्या आती है ना, आपका निर्यात नहीं हो पाता उस तरह से, या ट्रेड टू जो टैरिफ टू ट्रेड जो बेसिकली समस्या है ना, ट्रेड टू बैरियर्स जिसकी अभी जिक्र किया था हमने, टीबीटी ट्रेड टू बैरियर्स, तो उससे भी जुड़े हुए जो समस्याएं हैं ना, हालांकि ये जो हैं ये सही उद्देश्य के लिए लगाए गए हैं जो सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स हैं, लेकिन इसको क्या करते हैं कि विभिन्न देश क्या करते हैं, जो विकसित देश हैं वो अपने यहाँ के जो लोगों का एक स्टैंडर्ड उन्होंने सेट कर रखा है, उसका हवाला देकर आपके यहाँ का जो निर्यात होता है उसको वो दुष्प्रभावित कर देते हैं। तो उसका निपटान करने के लिए मंत्रालय और एजेंसीज मिलकर एक संस्थागत तंत्र बनाए, एक अनुक्रिया तंत्र का निर्माण करें। फिर देखिए अनुरूपता मूल्यांकन, मतलब कई सारे निर्यातक देश भारत के निर्यात निरीक्षण और नियंत्रण प्रक्रियाओं को मान्यता नहीं देते हैं, उनसे भी वार्ता की जरूरत है। मतलब कई जो निर्यातक देश हैं वो क्या कहते हैं, जैसे यूएस का जो एफडीए है ना, या यूरोपियन जो आपका फूड अथॉरिटी है ना, उसको उस तरह से आपको बात करके उससे अप्रूवल लेने की जरूरत है। अप्रूवल लेने की जरूरत है कि भारत के भी जो उत्पाद हैं उसी स्तर के हैं, तो ये उनकी बात करता है। फिर देखिए छठवां बात करता है परिचालनगत अनुशंसाओं के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास की। तो अगर ना आप मोटा मोटा आप देखें तो जो कृषि निर्यात नीति 2018 है, तो वहां पे ना अगर आप केवल ये पॉइंट ही जानते रहेंगे, 4 पॉइंट इसके और 7 या 8 पॉइंट इसके हैं, तो आप अंदर कुछ ना कुछ अच्छा लिख ही लेंगे, इतना आपको पता है। अगर आप पेपर कभी कभी पढ़ते रहते हैं तो ना, डेली पढ़ते होंगे आप लोग, तो यही होता है कई बार ना, आपको छोटी सी चीजें पता हो थोड़ी बहुत, और वहां पे आप अच्छा खासा आंसर लिखाते हैं। फिर देखिए अनुसंधान और विकास पे बात करें तो निजी उद्योगों के नेतृत्व में होने वाले अनुसंधान और विकास तथा इसके साथ साथ सरकार द्वारा अवसंरचना पर किए जाने वाला अधिक व्यय ही कृषि निर्यातों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा ना। निजी उद्योगों का जो नेतृत्व में होने वाले अनुसंधान और विकास है, जो निजी उद्योग है, और इसी के साथ सरकार जो अवसंरचना पर करती है व्यय, इससे क्या होगा, मतलब मान लीजिए निजी उद्योग फसलों के लिए कर लेते हैं कि किस तरह फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाता है, किस तरह फसलों की पोषक क्षमता बढ़ाई जा सकती है ना, किस तरह से वो जल का कम से कम मतलब खींचे ना, जमीन से जल कम से कम लें और उनकी पोषकता ज्यादा बेहतर हो। और इसके साथ साथ सरकार जो अवसंरचना पर व्यय करेगी, इसके माध्यम से कृषि निर्यातों को बढ़ाना आसान होगा। इसके अतिरिक्त पैकेजिंग में नवाचार उत्पादों ना की सेल्फ लाइफ में सुधार, मतलब पैकेजिंग में जो नए तरीके से आप कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर, कुछ स्किल्स ऐसी आ जाएं आपकी कि उनकी सेल्फ लाइफ में सुधार कर लें जो प्रोडक्ट्स हैं, और आयातक देशों की रुचियों के अनुरूप उत्पादों को विकसित करना ना। आयातक देशों की रुचियां मतलब देखिए, जैसे अगर उनको पसंद आता है ना कोई उत्पाद, जैसे मान लीजिए झालमुड़ी होती है ना, या फिर लाई जिसे बोलते हैं हम लोग, अगर उनको वो पसंद है और उनको वो पसंद आया, वो टेस्ट पसंद आया, जैसे आपने क्वीन मूवी देखी होगी, तो जो गोलगप्पे हैं ना, मतलब उनको बहुत फॉरेनर्स को पसंद आए थे, जो कंगना रनौत बना के खिला रही थी। इनिशियली वो खट्टा मीठा सा टेस्ट था और वो एक बार लगा कि सब कुछ गड़बड़ हो गया है, बड़ा तीखा सा, लेकिन धीरे धीरे उसका क्या है, एक टेस्ट डेवलप हो जाता है।
तो ऐसे ही जो आयातक देश हैं ना, उनके अनुरूप भी जो कृषि उत्पाद हैं उनको आपको देखने की जरूरत है। इसके लिए कैसे पता चलेगा? वहां पे जो आपकी संस्थाएं हैं उन देशों में ना, या वहां पे आपके कुछ ऑफिसर्स जो हैं ना, या फिर जो संस्थाएं कुछ इस तरह से हों, वो जाके विजिट करें, वहां के लोगों का टेस्ट देखें और उसके अनुरूप क्या करें, उत्पादों को विकसित करने में ज्यादा से ज्यादा अनुसंधान और विकास करें। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी देखने की जरूरत है कि जो अनुसंधान और आप विकास करेंगे उनकी रुचियों को देखें ना। जैसे मान लीजिए अगर आपको पसंद है लिट्टी चोखा, तो मैं कोशिश करूंगा, अगर आपको खुश करना है मुझे, तो मैं आपको लिट्टी चोखा या किसी अच्छे ऐसे रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा जहां पे लिट्टी चोखा बहुत अच्छा मिलता हो ना। ये भी एक अलग तरीका होता है किसी को ब्राइब देने का। तो ये चीजें हैं अनुसंधान और विकास के तहत। 7वां प्रयास, और इसको ये अंतिम प्रयास भी है, तो यहाँ 7 प्रयास हैं टोटल। कृषिगत स्टार्टअप फंड के निर्माण की बात की गई है ना। कृषि से जुड़े हुए स्टार्टअप फंड के निर्माण की बात की गई है ताकि कृषि निर्यातों को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके, जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके अगर कृषिगत स्टार्टअप फंड का निर्माण हो जाएगा। फिर देखिए चुनौतियां क्या आने वाली हैं। जैसे ये तो सारी अच्छी अच्छी चीजें हमने देखी। अब दिक्कत ये है ना, अगर आपने अभी भी देखा हो तो मार्केट में डिमांड नहीं है उस तरह से ना। तो वैश्विक बाजार की जो मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए 2022 तक $60 बिलियन के कृषि निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रतीत हो रहा है, क्योंकि डिमांड ही उस तरह से नहीं है ना, और कृषि निर्यात उस तरह से नहीं हो पाएगा। प्लस कोरोना जिस तरह से ये फैला है, कोरोना कोविड ना, आप अगर निर्यात भी करेंगे तो तरह तरह से, मतलब वो सैनिटाइज है कि नहीं है, अलग अलग की बातें ना। और फिर यहाँ पे केसेस भी इतने ज्यादा हो गए हैं अभी देखिए इंडिया में, तो बहुत समस्या आने वाली है कृषि निर्यात में, वो कठिन होने वाला है। तो यहाँ पे जब मैं पॉइंट लिख रहा था तो मैंने कहा ये आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि पोस्ट कोविड एरा जो बनेगा, जो एक वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, उसमें आपको कृषि निर्यात नीति 2018 को अप्लाई करना उस तरह से बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत के निर्यात बास्केट में आप देखेंगे तो मुख्य रूप से मांस है, समुद्री उत्पाद है और बासमती चावल है, जिनकी मांग वैश्विक बाजार में अभी कैसी है, कमजोर दिख रही है। क्योंकि देखेंगे तो समुद्री उत्पादों से ही तो फैला है कोरोना वहां पे ना, जो सी फूड की मार्केट थी चाइना में, वहीं से तो फैला है। तो लोग सशंकित हो गए हैं इन उत्पादों के प्रति, और सभी चीजों से सशंकित हैं। आप ही देखिए ले आते होंगे सब्जी वब्जी, तो उसको कैसे सैनिटाइज करके और बहुत ध्यान रख के हर चीजें कर रहे हैं। तो आप खुद बच रहे हैं बहुत ऐसी चीजें खाने से, तो विश्व से कैसे उम्मीद करेंगे आप ना। तो ये चुनौती है। जब ये आई थी तब तो इतनी बड़ी चुनौती नहीं थी, पोस्ट कोविड एरा ये और बड़ी चुनौती बनती जा रही है। फिर देखिए होता क्या है, कई बार ना जो खाद्य उत्पाद होते हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, चाहे वो आलू हो, प्याज हो, दाल हो, इनकी कीमतें कई बार बढ़ जाती हैं। तो भारत क्या करता है, भारत जो देश में अगर मान लीजिए उत्पादन कम है, थोड़ा सा रेट बढ़ने लगता है, यहाँ पे मुद्रास्फीति दिखने लगी, खाद्य मुद्रास्फीति, तो भारत ना इंपोर्ट्स को बढ़ा देता है। और आयातों को बढ़ाने से क्या होता है, जो स्थानीय उत्पादक हैं उनको नुकसान हो जाता है। तो इस आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो उत्पाद बढ़ते, इनकी कीमतें बढ़ती, तो जो स्थानीय उत्पादक हैं उनको कुछ लाभ मिलता, तो ऐसा हो नहीं पाता है। और भारत सरकार उपभोक्ता समर्थक रहने के कारण क्या करता है कि खाद्य कीमतों में जो मुद्रास्फीति दिखाई पड़ती है, इसको कम करने के लिए सस्ते आयातों का समर्थन कर देती है। इससे क्या होता है, इससे निर्यात उस तरह से नहीं हो पाएगा। मतलब जो स्थानीय उत्पादक होंगे, जो उत्पादक होंगे, जो किसान होंगे, उनके पास मोटिवेशन क्या होगा, उन्हें पता है कि अगर कभी भी हमारे पास पैसा कमाने का अवसर आया कि हम अपनी कीमतों का, मतलब जो कीमत है उसका कुछ बढ़ के अगर मिलना होगा, तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा। तो हम क्या करते हैं, प्याज मंगा लेते हैं अफगानिस्तान से। जैसे आप देखिए पिछले साल दिसंबर नवंबर में प्याज की कीमतें शूट अप कर गई थी, तो क्या किया गया था, प्याज अफगानिस्तान से मंगा लिया गया था। ऐसे दालें भी मंगा ली जाती हैं। तो यहां पे ये एक और बड़ी समस्या दिखाई पड़ती है। तीसरी समस्या पे बात करें तो खाद्य कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए निर्यात शुल्क में आकस्मिक वृद्धि करने और आयात शुल्क में कमी करने के कई उदाहरण भी हमें दिखाई पड़ते हैं। खाद्य कीमतों को अगर नियंत्रण में रखना है तो जो निर्यात का शुल्क है उसमें वृद्धि कर दी जाती है। मान लीजिए यहां पे उत्पादन हुआ गेहूं का, और वैश्विक बाजार में गेहूं की कीमतें ज्यादा मिल रही हैं, तो किसान जो हैं वो अपना उत्पाद क्या चाहेंगे, देश से में रखने की अपेक्षा चाहेंगे निर्यात किया जा सके।
लेकिन इंडियन गवर्नमेंट में टैक्स अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है, फी अनसर्टेनिटी, कि आप निर्यात ना करें अपने उत्पादों को, इसके लिए क्या कर दिया जाता है, आकस्मिक वृद्धि कर दी जाती है निर्यात शुल्क में, तो जिससे हतोत्साहित हो जाते हैं किसान। कई बार आप देखते हैं ना, चीनी की कीमतों में जब बाहर ग्लोबली बहुत डिमांड आती है और यहां से चीनी जब महाराष्ट्र के किसान भेजना चाहते हैं तो उस पर निर्यात शुल्क में आकस्मिक वृद्धि कर दी जाती है, या आप देखते हैं तो आयात शुल्क में ही कमी कर दी जाती है ना। तो आयात शुल्क में अगर कमी कर दी जाएगी तो यहाँ पे जो मतलब फूड एजेंसीज हैं वो आयात कर लेंगी बहुत ज्यादा, तो यहाँ के स्थानीय जो उत्पादक हैं, जो किसान हैं, उनके हितों का उस तरह से ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे देखिए, एक जिक्र मैंने कर दिया है कि 2016-17 में गेहूं की कीमतों में वृद्धि हुई थी, तो आयात शुल्क में 20% की कटौती कर दी गई थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन से होने वाले आयातों की बहुतायत हो गई थी, तो वहां से जो गेहूं आता था वो ज्यादा मंगाने जाने लगा, तो यहाँ पे जो गेहूं उत्पादक थे उनको उस तरह से लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि भारत की सरकार क्या है, पढ़ा था ना हमने, उपभोक्ता समर्थक है। चौथा पॉइंट, गेहूं और चावल के लिए वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य घरेलू बाजार में भारत के खाद्यान्नों को काफी महंगा बना देता है। होता क्या है कि जो आप एमएसपी देते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं गेहूं चावल को, इसकी वजह से क्या हो जाता है कि भारत के जो खाद्यान्न है ना वो काफी महंगे हो जाते हैं, यही महंगे हो जाएंगे। ये महंगे होने के कारण क्या होता है, अगर आप इनका निर्यात भी करना चाहेंगे तो ये अंतरराष्ट्रीय बाजार में उस तरह से प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाएंगे। जब प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाएंगे तो कोई निर्यात क्यों ही करेगा, या कोई आयात क्यों ही करेगा कोई बाहर का देश, तो ये भी ध्यान देने की जरूरत है। फिर देखिए, विश्व व्यापार संगठन में विवाद को भी एक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। मतलब वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वहां पे बहुत ज्यादा विवाद होता रहता है। क्यों? संयुक्त राज्य अमेरिका ना, यूएसए क्या करता है, पहले से ही भारत पर कीमतों को कम रखने के लिए किसानों को बहुत सब्सिडी देती है भारत सरकार, ऐसा आरोप लगाता रहता है। कौन? यूएसए। तो ये समस्या भी है, चुनौती भी है। तो ये आज हमने बात की भारतीय कृषि निर्यात 2018 पे मुख्यतः, और मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा टॉपिक। ये क्वेश्चन की तरह अगर इसे रखा जाए तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में भारत सरकार ने कृषि निर्यात नीति 2018 को लागू करने की उम्मीद की या कोशिश की, उसके संदर्भ में कृषि निर्यात नीति 2018 के प्रमुख प्रावधानों का जिक्र करें और इसके संबंध में आने वाली चुनौतियां, और मान लीजिए ब्रैकेट में कर दिया जाए आफ्टर कोविड एरा ना, कोविड 2019 के बाद आने वाली चुनौतियों के संबंध में विवेचना कीजिए। तो ये पूरा एक आपका एक मुकम्मल आंसर है। ठीक है, तो मैंने आज आपको कृषि निर्यात नीति 2018 पढ़ाया है। तो ये हमारा चैनल है लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स। मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों पे, उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, और मेरे कोर्सेज को लेने के लिए, उसे परचेज करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए ये RKMUS ये मेरा कोड डाल दीजिएगा, और 6,300 रुपये एक साल के लिए आपको मेरी बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपकी BPSC की PT, मेंस और इंटरव्यू तक की सारी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। और भी मेरे जैसे कई एजुकेटर्स हैं वहाँ पे, जिनके माध्यम से आपको वो सारे कंटेंट मिल सकते हैं। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।